हेलो फ्रेंड्स। तो कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक क्विज सेशन लेके आऊँगा। तो आज का क्विज फर्स्ट क्विज शुरू करते हैं अपना। तो इसमें हम 25 क्वेश्चन फिजिक्स के डिस्कस करेंगे। कंप्लीट जो एयरफोर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी बेस पर आधारित होंगे। उस वो लेवल होगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हमारी क्विज शुरू करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और 10 सेकंड में अपना आंसर चुन लीजिएगा आप। और आंसर चुनने के बाद आंसर कॉपी में लिख लीजिए और फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, तो आप उससे मैच करिए अपना आंसर। और अंत में लास्ट में अपने 25 में से कितने मार्क्स आपके आए, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, जिससे पता चल सके कि कौन सा बच्चा कौन से लेवल पे स्टडी कर रहा है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि MC² का बीमीय सूत्र है। तो आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। क्वेश्चन है MC² का बीमीय सूत्र, यानी MC² की अपन को बीमा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? MC² की बीमा पूछ रहा है अपन को। तो जल्दी आंसर दीजिए अपना। तो आपका टाइम ख़त्म होता है अब। तो MC² तो सभी जानते हैं कि आइंस्टीन का सूत्र होता है E = MC²। तो MC² किसके बराबर होता है? E के बराबर। तो E क्या है यहाँ पे? एनर्जी। तो एनर्जी की बीमा क्या होती है? M1L1T-2। M1L1T-2। तो कौन सा है M1L1T-2? यहाँ पे तो क्वेश्चन नहीं देख, सॉरी। हेलो फ्रेंड्स। तो कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए फिजिक्स के लिए क्विज सेशन लेके आऊँगा। तो आज की क्विज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्विज है हमारी। इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप अपना आंसर चुन लीजिएगा और फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, तो उससे आप आंसर मैच कीजिए। और 25 क्वेश्चन है टोटल फिजिक्स के, जो एग्ज़ाम बेस पे हैं। जो जिस लेवल का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी लेवल के सभी क्वेश्चन हैं। तो आज का क्विज शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है MC² का बीमीय सूत्र पूछ रहा है। MC² का बीमीय सूत्र क्या है? यानी बीमा पूछ रहा है MC² की। तो आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। तो आइंस्टीन के सूत्र के अनुसार हम जानते हैं कि E क्या होता है? MC²। तो E क्या है? एनर्जी का मात्रा क्या होता है? एनर्जी का मात्रा क्या होता है? जूल की बीमा क्या होगी? M1L2T-2। M1L2T-2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? M1L2T-2। बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा हो जाएगा? बी आंसर इज करेक्ट। तो अपना आंसर मैच कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग दे रखा 330 मीटर पर सेकंड। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था आपको, और आज फिर क्वेश्चन आ गया है वो। तो आज तो आप सभी को सही करना होगा इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग दे रखा है 330 मीटर पर सेकंड। किस तापमान पर ध्वनि का वेग 660 मीटर पर सेकंड होगा? तो आप पहले अपना सॉल्यूशन कीजिए। 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। तो अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को करने के आपको दो तरीके बताए थे। पहला तो क्या था कि जो v होता है प्रोपोर्शनल रूट टी होता है, यानी v रूट टी के समानुपाती होता है। यानी कि जो ध्वनि का वेग होता है वो तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ता है। क्या बढ़ता है? 0.61 मीटर पर सेकंड। क्या बढ़ता है? 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ता है। तो या तो इससे कर सकते हैं आप, या इससे कर सकते हैं। तो कल मैंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड वाले से बताया था, तो आज मैं आपको वी प्रोपोर्शनल रूट टी वाले से बता देता हूँ। तो सभी जानते हैं V1/V2 = रूट T1/T2। तो V1 की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को? 330। V2 की वैल्यू क्या दे रखी है? 660। क्या दे रखी है? 660। और T1 की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को? T1 की वैल्यू दे रखी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कल भी मैंने बताया था कि टेम्परेचर को अगर न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं आप तो केल्विन में लेना होगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में क्या लिख सकते हैं? 273। और यहाँ पे T2 की वैल्यू T लिख देते हैं। सही है ना? तो ये क्या हो जाएगा?
2 बार डिवाइड होगा ये 2, क्या होगा 2, और ये 273 T1/T2 वाला ये है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे अपन, तो सॉरी 1/2 का ये क्या होगा 1/2 होगा, तो क्या हुआ था 1/2 इक्वस टू रूट 273/T, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 1/4 इक्वस टू 273/T, तो T इक्वस टू क्या हो जाएगा हमारा, T इक्वस टू क्या होगा, T इक्वस टू होगा 273 × 4, तो 273 को 4 से गुणा कराए तो 4 × 3 12, 80 लगी 1, तो 4 दूनी 8 9, 4 दूनी 8 892, सॉरी गलत कर दिया अपने यहाँ पे, 4 × 3 12, 7 को 28 रे 29, 80 लगी 2, 4 दूनी 8, तो 10 आएगा यहाँ पे, सॉरी 10 आएगा, तो 1092 आ गया हमारा आंसर, तो 1092 आ गया, तो 1092 T2 क्या है ये T1 + T2 दोनों आए हैं, क्या है T1 + T2 दोनों आए हैं, 273 माइनस करना पड़ेगा अपन को, तो 192 से 273 माइनस किया तो क्या आएगा 819 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या आएगा 819 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा, हमारा आंसर करेक्ट होगा सी, आंसर इज राइट आंसर। आपने अपना आंसर मैच कर लिया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा अपन को, जब ध्वनि तरंगे हवा से जल में प्रवेश करती है तो निम्न में से कौन सी चीज़ नियत रहती है, यानी हवा से जल में प्रवेश कर रही है, क्या कर रही है हवा से जल में प्रवेश कर रही हैं, तो निम्न में से कौन नियत रहेगा, 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। ये क्वेश्चन मेरे अनुसार मैंने कल भी करवाया होगा, ये क्वेश्चन कल के क्वेश्चन में भी ज़रूर आया था ये क्वेश्चन, तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, आवर्ती, क्या आंसर हो जाएगा बी आंसर। आपको ये चीज़ और ये और बताओ कि आप जो ध्वनि तरंगे हवा से जल में प्रवेश करती हैं तो वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, घटेगी बढ़ेगी या समान रहेगी, जल्दी से बताओ वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी घट जाएगी, क्यों हवा से जल यानी कि विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, क्या कर रहा है विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी घट जाएगी, वेलोसिटी घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्यतिकरण की घटना होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, व्यतिकरण की घटना, ऑप्शन दे रहेगा केवल अनुदैर्ध्य ध्रुवीय तरंगों में, केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, अनुदैर्ध्य ध्रुवीय तथा अनुप्रस्थ दोनों में, इनमें से कोई नहीं, तो अपना आंसर सुनिए, 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। ये क्विज है, क्विज में आप खुद सोल्व करने होंगे क्वेश्चन, केवल वीडियो नहीं देखना, आपको अपना क्वेश्चन सोल्व करना और अपने आंसर देने हैं, और लास्ट में वीडियो जब 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं तो अपनी जो कितने 25 में से कितने मार्क्स अपने आए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप, और वीडियो पूरा देखिए बिना स्किप किए। तो हमारा इसका आंसर होगा जो व्यतिकरण होता है वो अनुदैर्ध्य ध्रुवीय तथा अनुप्रस्थ दोनों तरंगों में होता है, क्या होता है व्यतिकरण की घटना अनुदैर्ध्य ध्रुवीय तथा अनुप्रस्थ दोनों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लंगर डाली नाव से तरंगें बार बार टकराती हैं, यदि तरंग का शिखर एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर बनती है तो तरंग की चाल 25 मीटर सेकंड हो तो नाव कितने अंतराल पर उछाल प्राप्त करेगी, अपन को क्या पूछ रहा है, अपन को इसमें टी की वैल्यू पूछ रहा है, तो जल्दी अपना आंसर दीजिए, क्या पूछ रहा है टी की वैल्यू, मैं बता दूं सीधा सा टी पूछ रहा है आपको, इसमें क्या पूछ रहा है टी, जल्दी अपना आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा 20 सेकंड का टाइम दे दिया आपको, न्यूमेरिकल में थोड़ा टाइम लग सकता है, सॉल्यूशन में 20 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको, कंप्लीट 20 सेकंड देंगे, लेकिन सभी का आंसर सही होना चाहिए। 20 सेकंड दिया जा रहा है तो ऐसे नहीं कि आप उसको वेस्ट करें, क्वेश्चन को सोल्व ज़रूर करें, तो आपका टाइम कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या दे रहा है, एक लंगर डाली नाव से तरंगे बार बार टकराती हैं यदि तरंग का शिखर, यानी कि मान लीजिए ये वेव है, कुछ इस प्रकार वेव है, ये तो तरंग का शिखर ये है, इनके बीच की दूरी दे रखी है अपन को 100 मीटर, क्या दे रखी है 100 मीटर, तो इससे क्या पता चलता है अपन को लेमड़ा की वैल्यू दे रखी है 100 मीटर, शिखर के बीच की दूरी क्या होती है लेमड़ा की इक्वस्ट, तो लेमड़ा अपन को क्या दे रखा 100 मीटर, लेमड़ा दे रखा अपन को क्या दे रखा, लेमड़ा दे रखा अपन को 100 मीटर, और दूसरी चीज़ क्या दे रखी है वेलोसिटी दे रखी है अपन को 25 मीटर पर सेकंड, क्या दे रखी है 25, तो v = n लेमड़ा
सही है। v इक्वस टू एन लेमडा, तो v इक्वस टू एन की वैल्यू क्या लिख देते हैं 1/t लेमडा अपॉन में t, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू क्या आ गई हमारे t इक्वस टू लेमडा अपॉन में v, लेमडा की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को 100, v की वैल्यू दे रखी है 25, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, क्या आ जाएगी 4 सेकंड। तो ऑप्शन पे चलते हैं अपन, सॉरी जूम हो गया थोड़ा ये, तो ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्या हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन क्या है 4 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 4 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, यानी त्रिज्या दे रखी है अपन को, आपको क्या दे रखी है त्रिज्या दे रखी है आर दे रखी है आपको, और 4 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है। पिंड का विकेंद्रित त्वरण, यानी कि अब विकेंद्रित त्वरण पहुंच रहा है अपन को, ए पहुंच रहा है विकेंद्रीय, वो भी कौन सा ए पहुंच रहा है, लेकिन कौन सा अभिकेंद्रीय। तो बहुत आसान क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो बहुत ईजी तरीके से कर देंगे आप इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी क्वेश्चन है अगर फॉर्मूला आता है, और अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होगा। आपकी एग्जाम में बता दूं कि 25 में से 10 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस आएंगे, मैं गारंटी देता हूं कि 25 में से 10 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस आएंगे। अगर आपको फॉर्मूला है, या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा या फॉर्मूला बेस कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होगा जो, तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि अपन को जो अभिकेंद्रित त्वरण है उसका फॉर्मूला होता है ए इक्वस टू ओमेगा स्क्वायर आर, क्या होता है ए इक्वस टू ओमेगा स्क्वायर आर। तो अपन को ओमेगा दे नहीं रखा, अपन को क्या दे रखा, 4 चक्कर लगाता प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड चक्करों की संख्या को क्या बोलते हैं अपन, आवृत्ति बोलते हैं। तो ओमेगा की आवृत्ति के पदों में फॉर्मूला क्या होगा 2πf का होल स्क्वायर इंटू आर, क्या दे रखा 4π स्क्वायर, एफ की वैल्यू क्या दे रखी 16, एफ का स्क्वायर 4 है तो 16 हो जाएगा स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या दे रखी 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को तो मीटर में बदलेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर -2, क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2, तो हो जाएगा 4π स्क्वायर इंटू 16 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2, तो हो जाएगा 5 चौक 20, 16, तो 20 तो 16 32 और 320 आ गया, 320 में से इसको कैंसिल कर देंगे, एक कैंसिल हो जाएगा 3.2 आ जाएगा, और पाई स्क्वायर 3.20 पाई स्क्वायर, तो ऑप्शन कौन सा हमारा होगा, हमारा ऑप्शन होगा बी 320 3.20 पाई स्क्वायर, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 के द्रव्यमान की एक कार 40 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, इसे रोकने के लिए ब्रेक लगाया जाता है, यदि ब्रेक 4000 न्यूटन का हो तो कार को रोकने में आवश्यक समय, यानी अपन को मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है और फोर्स दे रखा है, तो अपन को टाइम पूछ रहा है। इसमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में आपको टाइम पूछ रहा है, तो 20 सेकंड का टाइम दिया जाता है इस क्वेश्चन के लिए आपको। क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, लेवल वो का वो है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपको भी ये महसूस हो जाएगा कि वो का वो लेवल है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। तो मैं आपको बता दूं, मास दे रखा है 1000 kg, वेलोसिटी दे रखी है अपन को 40 मीटर पर सेकंड, तथा फोर्स दे रखा है 4000 न्यूटन, तो हम जानते हैं कि F इक्वस टू ma। अब क्या दे रखा है अपन को, ए की वैल्यू नहीं दे रखी है अपन को, वी की वैल्यू दे रखी है, तो ए को वी के पदों में कैसे चेंज करेंगे, m इंटू वी अपॉन में टी, सही है। एफ की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को 4 इंटू 10 का क्यूब, मास की वैल्यू क्या दे रखी है 10 का क्यूब, वी की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को 40 अपॉन में टी की वैल्यू निकालनी है, तो 10 का क्यूब से 10 का क्यूब कैंसिल, 4 10 चला जाएगा इसमें 10 बार में, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 सेकंड, क्या हो जाएगी 10 सेकंड। तो कौन सा आंसर करेक्ट है हमारा, 10 सेकंड कौन सा है, सी आंसर, कौन सा है, सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा 10 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 kg का एक पिंड है 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दाईं ओर जाते हुए
विपरीत दिशा में समान चाल से गतिमान एक अन्य पिंड से टकराता है जिसका द्रव्यमान 6 kg है। टक्कर के पश्चात संयुक्त पिंड का वेग क्या होगा। यही वही है अपन को बोल रहा है, यानी कि अप्रत्यास्थ टक्कर से संबंधित है, जिसका क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ। उसी संबंधित क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था कि मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ आपको वो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन है। और देख लीजिए, ये एक मॉडल पेपर है जो मैं आपके साथ लेके आया हूँ। एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा चेंज है ये। इस क्वेश्चन को करिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आपको। बिल्कुल अपना आंसर करिए पहले, बिल्कुल। तो मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ इस क्वेश्चन का कि दे रखा है अपन को m1 की वैल्यू दे रखी है 10 kg, v1 की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दाईं ओर जाती हुई विपरीत दिशा में, क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, विपरीत दिशा में जाते हुए समान चाल से गतिमान, यानी कि वेलोसिटी वो की वो है, लेकिन दूसरा दिशा क्या है, चेंज है। यानी कि v1 v2 क्या होगा, -v1 होगा, v2 क्या होगा, -v1 होगा। अन्य पिंड से टकराता है जिसका द्रव्यमान 6 kg, यानी मास दे रखा 6 kg। तो टक्कर के पश्चात संयुक्त पिंड का वेग क्या होगा, टक्कर के पश्चात संयुक्त पिंड का वेग क्या होगा। तो मैं आपको सॉल्यूशन बता दूं कि सभी टक्करें होती है, क्या होती हैं, सभी टक्करें संवेग संरक्षण के नियम का पालन करती है। तो संवेग संरक्षण के नियम की इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू वी। ये क्या है, संयुक्त वेग है। यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को 10, m1 की वैल्यू 10 दे रखी है, v1 की वैल्यू दे रखी है अपन को 20, m2 की वैल्यू क्या दे रखी है 6 kg, और u2 की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को, चाल सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, विपरीत। तो -20 आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, -20। तो 16×32 320 -120, तो 320 -120 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 क्या हो गया 16 इंटू वी। तो 320 में से 120 निकाला तो 20 से 20 या 100 तो 200 आ जाएगा डायरेक्ट, क्या हो जाएगा 200। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 200/16, क्या हो जाएगा 200। तो 100 तो 100/8 50/4, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। देखते हैं क्या मिस्टेक हुई, दोबारा से करते हैं इस क्वेश्चन को। अपन को m1 v1 दे रखा है 20 10 200, m1 v1 क्या दे रखा है 20 10 200 माइनस 6 और 20, 6 इंटू 20 इक्वल्स टू 16 इंटू वी। तो 20 10 200 में से 120 निकालना, सॉरी सही है बिल्कुल। 200 में से 120, वहाँ पे अपने 320 गलत कर लिया था क्योंकि अपने 10 को क्या मान लिया, 16 मान लिया था वहाँ पे। तो 20 + 200 में से 120 किया तो 80, तो 80 तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80/16। तो क्या हो जाएगा 16×5 80, क्या हो जाएगा 16×5 80। तो संयुक्त पिंड का वी क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, क्या हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सूर्य से प्लूटो की दूरी दे रखी है, यानी प्लूटो एक ग्रह है, उसकी दूरी पृथ्वी की दूरी की अपेक्षा 40 गुनी है। यानी कि सूर्य से प्लूटो की दूरी और पृथ्वी से दूरी, यानी पृथ्वी से दूरी सूर्य की और प्लूटो से दूरी, जो सूर्य की दूरी है वो प्लूटो से सूर्य की दूरी के 40 गुनी है। यदि प्लूटो का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर हो तो इन पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात पूछ रहा है अपन को। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, अब पहले आप अपना आंसर सुन लीजिए, सोल्व कीजिए, पहले खुद सोल्व कीजिए आप क्वेश्चन को, फिर बताऊंगा मैं आपको। खुद सॉल्यूशन करेंगे तभी आपको क्वेश्चन करना आएगा, नहीं तो अगर केवल वीडियो देखने से आपका कुछ नहीं होने वाला। खुद सोल्व कीजिए क्वेश्चन को पहले, तभी मज़ा आने वाला है पढ़ने में। खुद भी सोल्व कीजिए पहले। कर लिया हुआ क्वेश्चन। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है हमारी, तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका फॉर्मूला होता है F =
जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो एम क्या दे रखा है अपन को, दोनों कांस्टेंट दे रखे हैं, यानी पृथ्वी के द्रव्यमान बराबर है, यानी प्लूटो का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर, तो एम का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एफ का इफेक्ट पड़ेगा कि एफ प्रपोर्शनल 1/r²। क्या दे रखा है, तो F1 अपॉन में F2 इक्वस टू R2 अपॉन में R1 का होल स्क्वायर। तो हमारा F1 अपॉन में F2 R2 की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को, R1 अपॉन R2 दे रखा है 40, तो R2 अपॉन R1 क्या हो जाएगा 1/40 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1/40 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा F2 अपॉन F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600 रेशियो 1। तो 16 से रेशियो 1 देखते हैं कौन सा आंसर हमारा, सी आंसर इज करेक्ट। 1600 रेशियो 1 सी आंसर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। और मैंने इस क्वेश्चन से संबंधित कॉन्सेप्ट है वो मैंने बताया था कि जो मैंने इसके बारे में बताया था, उस क्वेश्चन जो करवाया था उसके बारे में बोला था कि जो बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं करेगा वो एयरफोर्स एग्जाम करेक्ट नहीं कर पाएगा, मैंने ऐसे बोला था। तो आपको याद आ गया होगा वो क्वेश्चन क्या था, जी की वैल्यू थी कि जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होती है और मिनिमम कहाँ पे होती है, उसी से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है, यानी ध्रुव की ओर ले जाया जाता है, तो मैक्सिमम क्या पढ़ा था हमें, जी। ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है, ध्रुव पर जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे ध्रुव पर जाएंगे जी बढ़ता जाएगा। तो भार क्या होता है, W=mg। एम यहाँ पे कांस्टेंट रहता है सभी जगह पे, जी ध्रुव की ओर बढ़ता है तो भार भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। किसी ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 गुनी है, तब गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण से 2 गुना, यानी कि R1/R2 की वैल्यू दे रखी है 1/4 या G1/G2 की वैल्यू दे रखी है 2। तो प्लाइन वेव का रेशियो पूछ रहा है अपन को। तो सोल्व कीजिए पहले क्वेश्चन को, 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। सोल्व कीजिए क्वेश्चन को ज़रूर, 20 सेकंड बिल्कुल सोल्व कीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि अपन को दे रखा है R1/R2 की वैल्यू क्या दे रखा है 1/4, G1/G2 की वैल्यू दे रखा है अपन को 2। तो जो प्लाइन वेव होता है वो होता है √2GR। क्या होता है, √2GR। तो V1/V2 की वैल्यू क्या होगी हमारी, √G1/G2 इंटू R1/R2। तो क्या हो जाएगा, G1/G2 की वैल्यू क्या है हमारी 2 और R1/R2 की वैल्यू क्या है 1/4 का रूट। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो V1/V2 की वैल्यू क्या आएगी, तो हमारे V1/V2 की वैल्यू आएगी 1/√2। तो क्या पहुँच रहा है, पृथ्वी के प्लाइन वेव की तुलना में कितना गुना होगा वो। तो V2 पहुँच रहा है अपन को √2 इंटू पृथ्वी का प्लाइन वेव क्या है V1। तो क्या हो जाएगा, √2 मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा, √2 मल्टीपल। तो अपने ऑप्शन पे चलते हैं अपन। हमारी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि √2 मल्टीपल होता है पृथ्वी के प्लाइन वेग से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। 12वें क्वेश्चन पे आ गया हमारा। दे रखा अपन को धातु के ब्लॉक पर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का वायुमंडलीय दाब लगा है, यानी कि पी की वैल्यू दे रखी है अपन को। जब इस ब्लॉक को निर्वात में रखा जाता है तो इसके आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन होगा। क्या होगा, भिन्नात्मक आयतन, यानी डेल्टा V अपॉन में भी पूछ रहा है अपन को, आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, पहले सॉल्यूशन कीजिए क्वेश्चन का, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि जो डेल्टा V पूछ रहा है अपन को, आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन, जिसको क्या लिख सकते हैं अपन, जो आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन है उसको क्या लिख सकते हैं अपन, डेल्टा V अपॉन में V इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा P अपॉन में गामा। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P अपॉन में गामा, यानी दाब में परिवर्तन बटे में जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है
वो। तो डेल्टा पी क्या दे रखा अपन को, 10 की पावर 5 दे रखा अपन को। और जो गामा दे रखा अपन को दे रखा 125 इंटू 10 की पावर 11, क्या दे रखा 125 इंटू 10 की पावर 11। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 10 का स्क्वायर इंटू यानी -11 लिख सकते हैं इसको अपन, ऊपर 10 की पावर -100 और 10 का क्यूब हो जाएगा यानी 1000। 1000 में 125 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा, 1000 में 125 का भाग देंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए अब। तो 1000 में 125 का भाग देंगे ये जाएगा हमारा 125 अंटे 8 बार जाएगा, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 1 4, 8 8 1 सॉरी 6 बार जाएगा ये। 125 में 6 बार जाएगा, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 1 6 कम 6, क्या हो रहा है यार ये, 1 मिनट। तो अपन ने क्या लिखा, अपन ने लिखा था 1000 अपोन में 125 इंटू 10 की पावर 2 -11 था, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 9 आ जाएगा अपना। तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 इंटू 10 की पावर -9। तो ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन क्या क्या दे रखा अपन को, 7 आएगा, 10 की पावर -7 आएगा यहाँ पे। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई आप देख लीजिए। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव का पृष्ठ तनाव निर्भर नहीं करता है, तो सरफेस टेंशन किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर, ये भी डिपेंड करता है। मुक्त पृष्ठ के वातावरण पर, तो पृष्ठ तनाव होता है मुक्त पृष्ठ के वातावरण पर। तो अपना आंसर चुनिए पहले। बिल्कुल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, सतह के क्षेत्रफल पर। अशुद्धि पर भी डिपेंड करता है। इन दो में कन्फ्यूजन है कि द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर और मुक्त पृष्ठ के वातावरण पर। तो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता वो, बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, कि मुक्त पृष्ठ के वातावरण पर डिपेंड नहीं करता सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। सैलावर्ती गति करते हुए कण का साम्य स्थिति पर वेग, यानी कोई एसएसएम कर रहा है, कोई पिंड एसएसएम कर रहा है। बहुत ज़्यादा प्रचलित क्वेश्चन है कि कोई पिंड एसएसएम कर रहा है तो उसका मीन पोजीशन पे यानी मध्य स्थिति पर वेग क्या होता है, वेलोसिटी ऑन मीन पॉइंट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अपना आंसर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन धारिता से संबंधित है। अपन को धारिता क्वेश्चन दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है कि तुल्य धारिता निकालनी है अपन को। तो आप अपना आंसर सुनिए पहले, ऑप्शन भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ए दे रखा है 10.8, बी दे रखा है गुणनतर, सी दे रखा है 15 और डी दे रखा है 10। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपने चुन कर लिया हुआ। अपना आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि ये व्हीटस्टोन सेतु है। व्हीटस्टोन सेतु कैसे पहचाने, जो मल्टीपल वाली आमने सामने गुणा करिए पहले, 18 को 6 से गुणा करिए पहले। तो 18 से 6 से गुणा किया तो 8 6 48, 4 6 4 10, 108 आ गया हमारे। और इसको इस 9 को 12 से गुणा करिए, 9 दूनी 18, असली की 1 9 1 9 और 1 10, 108, दोनों इक्वल आ गए। तो ये 24 माइक्रोफेरेड ही क्रॉस हो जाएगा हमारा। तो अब क्या हो गया, 6 और 12 तो क्या हो गया श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है, दोनों धारिता के लिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, C1 अपॉन में C1 इंटू यानी 12 इंटू 6 अपॉन में 18। तो 6 3 18, तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4 माइक्रोफेरेड बन गया यहाँ पे। और दूसरा ये क्या बनेगा, इनका देख लीजिए, 24 कट गया, 9 और 18 हो गया। तो 18 इंटू 9 बटा में 27, तो 9 30 27 गया, और 6 3 18 6 बन गया। ये तो कितना आया था हमारा, 4 आया था, और ये हमारा 6 आ गया। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे समांतर क्रम में, क्या होती हैं धारिताएं जुड़ जाती हैं। 6 4 कितना हो गया, 10। तो हमारा डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपन को, एक घर में लगे 2 बल्बों में से एक दूसरे की अपेक्षा अधिक चमक से प्रदीप्त है, इन दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक है। ये क्वेश्चन मैंने कल ही करवाया था आपको और समझाया भी था सभी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से कि हमारे ग्रहों में कौन सा संयोजन होता है। हमारे ग्रहों में होता है समांतर क्रम संयोजन।
कौन सा होता है? समांतर क्रम। कौन सा संयोजन होता है हमारे क्रम में? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में क्या होता है? जिसका प्रतिरोध, बताइए समांतर क्रम में क्या होता है? कल ही मैंने बताया था। सोल्व कीजिए क्वेश्चन को, ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं आपको और अपना आंसर सुन लीजिए आप। जल्दी करिए, 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर कर पाएंगे इस चीज़ को। क्या पूछ रहा है अपन को? किसका प्रतिरोध अधिक है? तो जो समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम में क्या होता है? जिसका पावर अधिक होती है उसका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। तो क्या प्रतिरोध अधिक किसका होगा? प्रतिरोध अधिक किसका होगा? कम प्रतिबल का। क्या होगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी मिस्टेक हुई, देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चित्र में एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सोल्व कीजिए। मीटर का पाठ्यांक पूछ रहा है अपन को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने कर लिया होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम क्या है? पैरेलल में है। क्या है? तीनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में समांतर क्या हो जाता है? 2/3 ओम। क्या हो जाएगा? 2/3 ओम, क्योंकि r/n हो जाता है पैरेलल में। तो 2 है प्रत्येक का और n की वैल्यू कितनी है? 3, तो 2/3 हो जाएगा। और 2/3 2 के साथ क्या है? श्रेणी क्रम में। तो 2/3 + 2, तो क्या हो जाएगा? 2 + 6/3 यानी 8/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8/3। और अपन को एमीटर का पाठ्यांक पूछ रहे हैं, तो एमीटर का पाठ्यांक क्या हो जाएगा? v = क्या होता है? IR। तो अपन को पूछ क्या रहा है? आई पूछ रहा है। v/r। v की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को? 2 वोल्ट। और r की वैल्यू क्या आएगी? 8/3। तो 4 बार तो 3/4, तो 3 में 4 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा हमारा? 0.728, लगभग 7.7 के लगभग आएगा। ऑप्शन कौन से दे रखे हैं? 3/4 ही ऑप्शन दे रखा हमारा, 3/4 बी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। चित्र में 5 प्रतिरोध जुड़े, एक्स वाई के अक्ष और वाई दे रखा है अपन को 2 पॉइंट, उनके बीच में प्रतिरोध पूछ रहा है अपन को। तो वही सीधी सी बात है, 20 टोन सेतु वाला 10/100 तो बीच वाला हमारा 20 कैंसिल हो जाएगा। 10-10 श्रेणीक्रम में तो 20 हो जाएगा। ये 10-10 श्रेणीक्रम में प्रतिरोध पर श्रेणीक्रम में तो आपस में जुड़ते हैं 20, और 20 और 20 समांतर क्रम में तो 20 दूना 2 प्रतिरोध है, क्या आ जाएगा? 10 ओम आ जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है हमारा। ऑप्शन 20 ओम कौन सा है? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकनशीलता का मान। जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं उनकी चुंबकनशीलता कैसी होती है? तो जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं उनकी चुंबकनशीलता क्या होती है? <1 होती है। क्या होती है? <1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाना। धारा की दिशा कौन से नियम द्वारा पता लगाई जाती है? तो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपन को, एक 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 1 पिको फेरेड धारिता का संधारित्र जुड़ा हुआ है। तो पूछ क्या रहा है अपन को? धारा पूछ रहा है, इसमें करंट पूछ रहा है अपन को। तो वोल्टेज दे रखा अपन को, यानी कि V दे रखा अपन को वोल्टेज, आवृत्ति दे रखी है और धारिता दे रखी है। तो क्या पूछ रहा अपन को? धारा पूछ रहा अपन को। तो पहले आप अपना आंसर करिए, मैं आपको बताता हूँ फिर। आंसर ढूंढिए अपना, 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। एक बार इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए आप, 21 क्वेश्चन को अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉस की संरचना के अध्ययन के लिए किसका प्रयोग किया? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हर एग्जाम, जितनी भी एग्जाम होती है उसमें किसी भी ना किसी पेपर में तो ज़रूर पड़ जाता है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अक्ष किरण।
ठोस की संरचना होती है इसके निर्धारण के लिए स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्रकाश का सभी आंसर दे देंगे। तो प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होगा? प्रकाश का वेग अधिकतम होगा निर्वात में। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम होगा? अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम होगा? तो सभी जानते हैं कि जो अपवर्तनांक होता है म्यू2 अपॉन में म्यू1 होता है लेमड़ा 1 अपॉन लेमड़ा, यानी लेमड़ा की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपवर्तनांक। तो लेमड़ा सबसे अधिक किसकी होती है? लाल रंग की। तो अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होगा? बैंगनी रंग का। यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अपवर्तनांक सबसे अधिक किसके लिए होता है? बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शुद्ध अर्धचालक की नियंत्रित मात्रा में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं ज़रूर बताइए, अपना आंसर सुन लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। तो अपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, तो 24 में से अपने आंसर जितने भी आपने करेक्ट किए, जितने करेक्ट हुए आपके, वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि 24 में से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने आपके आंसर आइए। पहली क्विज़ सेशन आज के लिए कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। अगर बढ़िया व्यूज़ मिले आपके तो नेक्स्ट क्विज़ सेशन में जल्दी ही लेकर आऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच।